प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पेपर 1 के सेट नंबर 3 का डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। कर 10,20,203 अंकों में लिखा है। अब ध्यान से देखिए, अब ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये है 10,02,203। ये तो हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 10,20,203। ये भी नहीं हो सकता। अब इसकी बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10,02,203। ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा बचा? अब इसे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10,20,203। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कर निम्नलिखित में से कौन सा अंक 4/5 से छोटा और 1/2 से बड़ा है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है 4/5 से छोटा होना चाहिए और 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं 4/5 को सॉल्व कर लूँ तो आप इसे क्या लिखेंगे? 0.8 क्या लिखेंगे? 0.8। और 1/2 को अगर सॉल्व करें तो इसे क्या लिखेंगे? 0.5। ये लिखेंगे। अब आप देखिए कौन सा नंबर इनके बीच में आ रहा है। कौन सा नंबर इनके बीच में आ रहा है? तो आप यहाँ देखिए 8/9 है। अगर हम 8 में 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 0. अभी 80 बन गया तो 9/72, मतलब ये इससे बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा, मतलब ये तो हो नहीं सकता। अब यह है कि 7/9, अगर 7 को 9 से डिवाइड किया, यहाँ लिखेंगे 0. अब 70 बन गया तो 7, अब 9 से अगर हम डिवाइड करें 70 को तो कितना बनेगा? 9 7 63, कितना बचा? 7, फिर 70, 9 7 63, मतलब ये 8 से छोटा है, 5 से बड़ा है। ये हो सकता है। इसको अगर देखें ये होगा 0.33, ये नहीं हो सकता। इसे करेंगे तो ये आएगा 0.4, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपका कौन सा? बी। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कर 6 अंकों की संख्या, अब वो संख्या ये लिखी हुई है आपके सामने। कर में k का मान क्या होगा यदि संख्या 6 से विभाज्य है? तो बेटा संख्या क्या आपकी? 5, 6, 2, 3, 4 k। अब हमसे कह रहा है k की वैल्यू पता करनी। क्या करनी है? k की वैल्यू पता करनी है कि क्या होगी जो संख्या 6 से डिवाइड है। तो अगर 6 की डिविजिबिलिटी रूल की मैं बात करूं तो 6 से वही नंबर डिवाइड होगा जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। तो अब 2 से डिवाइड होने की शर्त क्या है कि कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए, या तो 2 आए, या तो 4 आए, या तो 6 आए, या तो 8 आए। अब यहाँ पे देखिए, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 1 यूनिट प्लेस पे अगर 1 आएगा, k की वैल्यू 1 होगी, तो ये तो नंबर 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। बातें क्लियर? अब हमारे पास ऑप्शन 3 बचे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करना है तो वह नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो। उस नंबर के डिजिट का सम जो है 3 से डिवाइड हो जाए तो वह नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। अब देखिए इसके डिजिट का सम हम चेक करते हैं। देखिए अगर मैं सम को करूं तो आप लिखेंगे 5 + 6 + 2 + 3 + 4 + 8। अब अगर इनका सम करिए तो 6 5 11 11 को 13 13 3 16 16 4 20।
अब यहाँ तक वैल्यू हमारी कितनी है 20 प्लस के। अब के की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाए, केवल 20 मिलेगा। क्या यह 3 से डिवाइड है? तो आप कहेंगे नहीं, तो मतलब के की वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकती। अब के की वैल्यू अगर हम 4 रखें तो आप लिखेंगे 20 प्लस 4 कितना बना 24। अब क्या 24 3 से डिवाइड है? तो आप कहें एकदम डिवाइड है, ये डिवाइड हो सकता है, तो ऑप्शन 4 हो सकता है। अब यहाँ देखें 20 प्लस 6, अब यहाँ हो जाएगा 26। क्या 26 3 से डिवाइड है? आप कहेंगे तो मतलब ये नहीं हो सकता। तो k की वैल्यू क्या है 4 है, k की वैल्यू क्या है 4 है। बातें क्लियर? अगर ये बातें आपको क्लियर है, समझ में आ रही है, तो आपको एग्जाम में इतना भी नहीं करना। अब एग्जाम में कैसे करना, अब मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने नंबर यही है। अब देखिए 6 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 और 2 को ऐड करके तो ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या 5। अब 5 में आप कौन सा ऐसा नंबर ऐड कर देंगे कि जो 3 से डिवाइड हो जाए? आप देखिए 0 को ऐड करेंगे 5 में तो 0 होगा, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होना। अगर आप 5 और 4 को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 9 बनेगा। 9 3 से डिवाइड है, तो ऑप्शन तब भी ऑप्शन तब भी ऑप्शन आपका क्या होगा 4। बातें क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 28 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं। अब अगर 28 टोटल स्टूडेंट है क्लास में अगर टोटल 28 स्टूडेंट हैं तो उसमें कह रहा है 15 लड़कियां हैं। अगर गर्ल्स की मैं बात करूं तो कितनी 15, तो बॉयज कितना है बेटा? तो आप कहोगे 30 हो गया। कह रहा है 21 छात्र प्रतिदिन दांत ब्रश करते हैं और 3/5 लड़कियां अपने दांत ब्रश करती हैं, तो लड़कों की संख्या कितना भाग प्रतिदिन वही कार्य करता है। अब मेरी बात समझ, कह रहा है कि क्लास में टोटल 28 स्टूडेंट हैं, उसमें 15 लड़कियां हैं, 13 लड़कियां। अब कह रहा है कि कुल स्टूडेंटों में 21 लड़के मतलब स्टूडेंट हैं जो ब्रश करते हैं, उसमें कह रहा है 3/5 लड़कियां हैं। उसमें क्या है 3/5 लड़कियां हैं जो अपना काम करती हैं। तो पूछ रहे कितने लड़के भी हैं जो ब्रश करते हैं। अब ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ब्रश भी नहीं करते हैं, बताओ। देखो मेरी बात ध्यान समझना। कह रहा है 21 छात्र प्रतिदिन अपने दांत ब्रश करते हैं और 3/5 लड़कियां प्रतिदिन। अगर मैं 3/5 की बात करूं तो यहां से कितना हो जाएगा? इसे कैंसिल करेंगे बेटा 3 बार में, यहां हो जाएगा 9। मतलब 9 गर्ल्स ऐसी हैं जो ब्रश करती हैं 15 में से, 6 तो नहीं करती। और अगर लड़कों, अब यहाँ बात आ रही है टोटल 21 लोग करते हैं। कितने लोग करते हैं? 21 लोग टोटल करते हैं। तो कह रहा है कि लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन वही कार्य करता है। अगर टोटल 21 लोग ब्रश कर रहे हैं, उसमें से 9 लड़कियां, तो लड़के कितने होंगे 12, लड़के कितने होंगे 12। तो 12 लड़के ब्रश कर रहे हैं डेली, कितने में से 13 में से। चलो कम से कम अपना परसेंटेज रेशियो तो मेंटेन रखें ब्रश करने का। तो यहां से रेशियो की अगर बात करें तो 12/13, ऑप्शन कौन सा? डी। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सही ढूंढना। पहला स्टेटमेंट क्या? प्रत्येक संख्या सदैव अपने योगात्मक व्युत्क्रम से बड़ी होती है। अब मेरी बात समझना, जिसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब मेरी बात ध्यान समझना। अगर मैं कहूं ये 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो आप कहोगे -5। अगर मैं कहूं -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? तो आप कहोगे 2 है। मैं कहूं 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है? तो कहोगे -7 है। अब कह रहा है कि हमेशा बड़ा होता है, मतलब हमेशा बड़ा होता है। ये तो बात गलत है। छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है।
यहाँ पे देखो एडिटिव इनवर्स बड़ा है, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स क्या है, छोटा है। तो आप ये कह सकते हो कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन ये कहो कि हमेशा बड़ा होगा, ये बात गलत है। तो ये तो हो नहीं सकता। अब कह रहा है दो पूर्णांकों का योग इनमें से सदर पूर्णांक से अधिक होता है। मतलब कह रहा है कि दो इंटीजर का अगर सम करें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा जिन दो इंटीजर का सम किया उससे बड़ा होगा। तो ये बात तो सही नहीं। अब देखो, अगर मैं यही कहूँ 5 में -5 को ऐड करूँ तो बेटा 0 आ जाएगा। अगर 5 में -5 को आप ऐड करोगे, यहाँ क्या है, 0 आएगा। अब ये तो नहीं हमेशा इन दोनों से बड़ा, एक से बड़ा एक से छोटा, ये भी बात गलत होगी। तीसरा क्या, 0.2 का सक्सेसर 0.1। अब देखो सक्सेसर की बात करें तो क्या होता है कि सक्सेसर, हमें जिस नंबर का सक्सेसर चाहिए उसमें 1 ऐड कर देते हैं, और जिस नंबर का प्रेडिसेसर चाहिए उस नंबर से उसमें 1 माइनस कर देते हैं। तो हमें 0.2 का सक्सेसर चाहिए, सॉरी -2 का सक्सेसर चाहिए, तो इसमें 1 ऐड कर दो, क्या -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे दे रखे हैं माइनस, ये बात आपकी सही, हमें सही ढूंढना था, तो ऑप्शन 3 सही। चौथा कह रहा है किसी संख्या और उसके योगात्मक व्युत्क्रम का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। अब कह रहा है कि किसी भी संख्या और उसके योगात्मक व्युत्क्रम का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। अब इस पे बात ध्यान, अच्छा हमें ये ढूंढना है कि मतलब कौन कौन सही है। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको भी देखो। अब जैसे मान लीजिए 5 है, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5। यहाँ की वैल्यू क्या, -25 आएगी। और यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ ये -2 था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4। ये भी बात सही है, ये भी बात सही। अब कह रहा है इसमें से हमें ऑप्शन देकर फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ, तो हमें सही कौन सा, तीसरा और चौथा। क्योंकि अगर किसी भी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। अब देखो 5 में -5 का करोगे तो -25, -2 में 2 का करोगे तो -4, 7 में -7 का करोगे तो हमेशा क्या होगा, -49 होगा। तो मतलब अगर उनके एडिटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट हमेशा क्या है, नेगेटिव है। ये भी बात सही है। तो हमें ये चेक करना था, स्टेटमेंट 4 दिए थे, इसे 2-2 का पेयर बना के पूछा, तो ऑप्शन कौन सा, डी, जिसमें 3 और 4 दोनों क्या है, सही है। बातें क्लियर, आगे चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुकानदार ने 134 पेटी सेब खरीदे जिसमें प्रत्येक पेटी में 24 सेब थे। पहले दिन उन्होंने सिर्फ 117:3:4 बॉक्स ही बेचे, उसके पास कितने सेब बचे। अच्छा बेटा, अगर वह 134 बॉक्स पेटी के सेब खरीदे, बॉक्स के सेब खरीदे, उसमें से उसने बेचा कितना, 117:3/4 इतना बेच दे, उसके पास बचा कितना। अब ऐसे अगर फिगर दे के बच्चों को मन में मतलब उनको दिक्कत आती है कि इसको माइनस कैसे करें। इसको बेटा माइनस करना बहुत आसान, अब समझना कैसे। आप 3/4 को छोड़ दो, 134 है ना। अब इसमें से 117 माइनस कर दो तो आपको कितना मिलेगा, तो आप कहोगे कि 17 मिल जाएगा। बातें क्लियर। लेकिन आप अभी आपको 3/4, अब अगर किसी एक नंबर का 3/4, किसी एक नंबर में से 3/4 निकाल दोगे कितना बचेगा, 1/4। तो आप इसमें से अगर इसमें से 3/4 और निकाल दो तो आप इसको अगर देखो ध्यान से, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 17 को आप लिख सकते हो 16 + 1। अब इसमें से 3/4 निकालो तो आपको बचा क्या, 16:1/4, इतना बचा। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ आए तो फिर से देखिए मेरी बात ध्यान से। 134 है, आप 304 को भूल जाओ, आप पहले इसमें से इसको माइनस करो,
तो इसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 17 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 17 मिल जाएगा। आपको अभी 3/4 माइनस करना है, तो क्या आप 17 को 16 प्लस 1 लिख सकते हो क्या? तो आप कहेंगे एकदम लिख सकते हैं। अगर 16 प्लस 1 लिख दे तो अगर 1 में से 3/4 माइनस कर दो क्या बचेगा? 1/4। तो आप लिखो 16:1/4। मतलब इतनी पेटी उसके पास क्या हो गई? बच गई। कह रहा एक पेटी में 24 सेब है, तो पूछ रहा कितने सेब? तो इसमें आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 16 चौके 64 एक 65 बटे में 4 इंटू 24। यहां से कैंसिल करो 6 बार 6 बचे 30। अच्छा 6 के 36 3 39 6 बचे 30 6 के 36 3 39। मतलब उसके पास कितने सेब बच गए? 390। 390। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब इसमें हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लगता है ऑप्शन कोई मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास उसके पास कितने सेब बच गए? 390 सेब बच गए। कितने सेब बच गए? 390। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दो कोण जिनका योग 180 डिग्री और सदर कहलाते हैं, इसे हिंदी में लिख लीजिए समपूरक कोण। 180 व सदर कहलाते हैं। अब मेरी बात समझिए कि अगर किसी दो एंगल का सम 180 है तो वह क्या कहलाएगा? तो अगर इसे सीधी सी बात में बोला जाए वह सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखना यहाँ पे जो जो हमें दे रहे हैं हम पूरा डिस्कस करें। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि किसी दो एंगल ऐसे बने हो जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म कॉमन हो। अब देखो ये वर्टेक्स भी कॉमन, ये आर्म, मान लो ये मैंने लिखा A B C और D। तो यहाँ पे देखो B वर्टेक्स कॉमन है दोनों एंगल के लिए और BD आर्म कॉमन। तो ये एडजेसेंट एंगल बोले जाते हैं, आसन्न कोण बोले जाते हैं। अब बेटा ये आसन्न कोण कुछ भी हो सकते हैं। ये अगर देखा है तो 90 डिग्री से कम भी हो सकते हैं, 90 डिग्री भी हो सकते हैं, 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब आता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री। तो आपस में क्या होता है? कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है? किन्हीं दो एंगल का सम 180 डिग्री होता, उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और स्ट्रेट एंगल, एक सीधी रेखा जिसपे 180 डिग्री का एंगल बनता है उसे आप क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, रेखीय कोण बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक न्यून नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें जो सत्य नहीं उसे ढूंढना। अब देखो क्या कर रहा है। पहला कह रहा है एक न्यून कोण और एक सम कोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है। अब मेरी बात समझना। कह रहा है कि सम कोण राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल नहीं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितना होता है? तो आप कहेंगे 90 से कम और 0 से अधिक। तो हम कुछ भी ले ले, मान लो 20 ही ले ले, तो कितना बन जाएगा? 110। तो कह रहा है कि अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है दो न्यून कोण का योग सदैव एक समकोण से कम होता है। ये बात गलत है। अगर मान लो ये मैं कहूं कोई एक्यूट एंगल 60 है और मैं एक 45 है, दोनों एक्यूट एंगल है, इनको ऐड करेंगे क्या? 105 होगा। 10 क्या होगा? 5 होगा। तो ये तो राइट एंगल से कम की बात छोड़ो, बड़ा हो गया। ये बात तो गलत है। ये बात क्या है? गलत है।
अब तीसरा का दो समकोण का योग सदैव एक सीधे कोण के बराबर होता। अगर दो 90 डिग्री को ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा बेटा 180 डिग्री। ये भी बात क्या सही है। करा दो अधिक कोण का योग सदैव प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल बनते हैं, ये भी सही है। अगर मान लो ये हमने लिख दिया 120 और 110, अब यहाँ पे ऐड करें तो क्या होगा 230, ये क्या है रिफ्लेक्सिव एंगल बन जाएंगे। बातें क्लियर है। कोई हमें ढूंढना क्या है, कौन सी बात सही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बी, यही बात सही नहीं है, यही बात सही नहीं है। बातें क्लियर है ना। आगे चलते अगला क्वेश्चन, कर्म निम्नलिखित में से अक्षरों के किस समूह में सममिति केवल एक रेखा, सिमेट्री की बात है, एक रेखा मतलब उसपे हम एक ही तरफ से हम सिमेट्री कर सकते। अब देखो बी की बात करोगे तो बी को आप एक तरफ से कर, लेकिन आई को आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। एच पे भी दो हो सकती हैं, सी जी यू इसमें भी नहीं। ऑप्शन कौन सा सी, इसी में एक लाइन हो सकती है, डी ई और एम में इसी में एक लाइन हो सकती है। सिमेट्रिक हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, आपको वहां से जाके पर देख लीजिएगा। आगे चलते करा योगेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता, वो 5 मिनट में दौड़ पूरी करता, उस दौड़ की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। अगर बेटा 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता, तो अगर 30 किलो को मीटर में चेंज करें तो आप क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 घंटे का मतलब क्या 60 मिनट में। तो हमसे 5 मिनट का पूछा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से आप क्या करो मल्टीप्लाई कर। अब देखो 0 से 1 कैंसिल, यहां से कैंसिल करोगे 5 बार में 5, अब 5 में 5 का मल्टीप्लाई करो 25 और उसमें 100 डबल 0 2500। ऑप्शन कौन सा बी, ऑप्शन कौन सा बी। क्लियर। आगे करा सालू 18 जनवरी 2020 को सुबह अपनी बहन के घर पहुंची और 2 अप्रैल को रात में वापस चली, वह वहां कितने दिन रही। देखो 2020 की बात कर रहा है, बात बहुत ध्यान समझना। 18 जनवरी को सुबह पहुंच गई, अगर जनवरी कितने की होती 31, अगर 31 में वह 18 को पहुंची है तो मतलब 31 में से अगर मैं 17 माइनस कर दूं, क्या करूं 17 माइनस कर दूं तो वह कितना दिन वहां से रही, तो आप कहेंगे 14 दिन रही। फिर जब फरवरी पूरी रही, फरवरी, अब यहां देखो फरवरी की बात है 2020 क्या अपना लीप ईयर है ना, लीप ईयर, तो लीप ईयर में फरवरी कितने की होती 29 की होती है, तो फरवरी पूरी 29 दिन रही। मार्च में कितने दिन रही, मार्च पूरा 1 महीने रही, मार्च कितने का होता है 31 दिन का। और अप्रैल में 2 अप्रैल को रात में 2 अप्रैल तक रही, 2 दिन ये रही। अब ऐड कर तो 9 4 13 14 2 16 3 1 4 1 5 5 1 6 9 4 13 14 2 16 6 3 2 5 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, ये तो 14 सही है, ये 29 दिन हमने गलती से 19 लिख दिया था, और यहाँ पे 31 हो जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। आप ऐड करो 9 4 13 14 2 16 6 3 2 5 1 6 1 7 कितना 76 दिनों टोटल रही थी। ऑप्शन कौन सा सी, टोटल 76 दिन रहे थे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, का एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा के क्रमशः 1:1/2 और 2/3 गुना, तो परिमाप में अंतर। अगर मैं रेक्टेंगल की साइड की बात करूं, अगर उसकी लेंथ की बात करूं तो लेंथ कह रहा है कि 1:1/2 है, तो 48 का 1:1/3 का मतलब 3/2। अब
इसे कैंसिल करेंगे कितना 24, यहाँ से आ जाएगा बेटा 72। लेंथ कितनी पता चली 72, और उसकी ब्रेथ कितनी है बी की अगर मैं बात करूं आप 48 इंटू 2/3, यहाँ से कैंसिल करेंगे सीधा 16, 16 गुना 32, 32 के 32 हो गए। करा उनके परिमाप में पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो अगर मैं स्क्वायर की पेरीमीटर करूं तो इसकी एक साइड 48 है, पेरीमीटर क्या साइड इंटू 4, यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 8 चौके 32 और 4 चौके 16 3 19, और कह रहा है उसके अब उससे वो पूछ रहा है कि आयत का परिमाप पेरीमीटर रेक्टेंगल का, तो 2 इंटू 72 और प्लस 32 ऐड करेंगे क्या 2 इंटू 104, आपस में मल्टीप्लाई करें तो 208। अब हमसे पूछ रहा है डिफरेंस कितने का, तो आप अगर डिफरेंस दोनों देखेंगे तो 16 का है। कितने का 16, ऑप्शन कौन सा डी, ऑप्शन कौन सा डी। बातें क्लियर है, आगे चलते अगला करा इन द पैटर्न 1/4, 3/60, 5/64, 7/156, what will next number। अब यहां से देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, यहां देखो 4 से मल्टीप्लाई है, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई है, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई है। देखो 4 में 4 का मल्टीप्लाई 64 में 4 का 54, 54 में 4 का 256। अब जो भी नंबर आएगा उसमें भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो 256 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024, 1024 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन जिसमें 1024। और ऊपर देख लो, ऊपर यहाँ पे चल रहा है अपना ऑड नंबर 1 3 5 7 9, तो न्यूमरेटर में 9 होगा, डिनोमिनेटर में 1024 होगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, करा 540 व्यक्ति में से इनमें सर्दी गर्मी और बरसात के पसंदीदा मौसम पूछे गए, प्राप्त आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया। यदि शीत ऋतु का केंद्रीय कोण 150 डिग्री था तो कितने व्यक्तियों को शीत ऋतु पसंद है। मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही ऋतु पसंद है। अब देखो, अगर पाई चार्ट में दिखाया गया है, तो अगर ये पाई चार्ट है, ये सर्किल है, तो एक सर्किल में बेटा कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप कहोगे 360 का है। ठीक, और करा इसमें जो मौसम शीत ऋतु को पसंद करते हैं उनके सेंटर में कितने का एंगल है, 150 डिग्री का। मतलब 360 डिग्री में से 150 डिग्री ऐसे हैं जो शीत ऋतु को मतलब ठंडी को पसंद करते हैं। तो अब इन्हीं की वैल्यू हम इस पे रखते हैं कि ये 540 इंटू 150 अपॉन 360। अब ये देखो 0 से 0 कैंसिल, अब यहाँ से 18 गुना 36, 18 तिया 54, और यहाँ से 2 से काटोगे 15, 15 15 का मल्टीप्लाई 225। मतलब 225 लोग ऐसे हैं जिनको शीत ऋतु पसंद है। कितने लोग? 225 लोग ऐसे हैं जिन्हें शीत ऋतु पसंद है। बातें क्लियर? अब यहाँ एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता था, पूछता कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें शीत ऋतु पसंद नहीं है। तो बेटा अगर यहाँ पे 150 का एंगल बन रहा था, ये वाला कितना होगा, तो 210 होगा। अगर पूछ ले कि कितने लोगों को ये ऋतु नहीं पसंद है, तो आप ये करते कि 540 इंटू 210 अपॉन 360। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 18 तिया 54, 18 दूना 36, इसे कैंसिल करते आता है 105, और इसमें मल्टीप्लाई करते 315 लोग ऐसे होते हैं जिनको शीत ऋतु पसंद नहीं है। तो आपसे ये भी पूछ सकता था, तो आपसे ये भी पूछे चाहे ये भी पूछे, तो अगर ऐसा कुछ दिखे तो आप जो है इसको 360 के रेशियो में बांट दिया करिए। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, कर राहुल सेव सम मनी फ्रॉम हिज पॉकेट एक्सपेंस एज पर गिवन। जनवरी उसने 60, 80, फरवरी में
140, मार्च में 210, अप्रैल में 185, मई में 375, जून में 480। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? कारण मई में सबसे ज्यादा बचत होती है, जनवरी और फरवरी में बचत का योग मार्च और मई के बचत के बराबर होता है, फरवरी में सबसे कम बचत होती है, जून माह के अंत में कुल कितनी बचत होती है? 375 होती है। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया। अब देखिए मेरी बात सुन, अगर जनवरी में 80 करा तो फरवरी में कितना कर, केवल फरवरी में बात कर, जनवरी में अगर 80 है तो केवल फरवरी में कितना कर रहा होगा? 60 रुपए, क्योंकि इन दोनों का मिलकर 140 होगा। मार्च में कितना हुआ? 70। अप्रैल में कितना हुआ? तो आप कहोगे 75। मई में कितना हुआ? तो आप बोलोगे 90। और जून में कितना हुआ? 105। यही हुआ भाई। 80 यहाँ बचत करा था, 140 दोनों मिलके बन रहे हैं, तो इसमें कितना किया होगा? 60 किया होगा। अब ये तीनों मिलके 210 बन रहे हैं, तो ये पीछे 140 से 70 ही तो इस महीने में किया होगा, मार्च में। अब अगर अप्रैल की बात करें, इसी तरह 75 रुपए किया। मई में बात करें तो मई में उसने 90 रुपए किए, और जून में अगर मैं बात करूं तो वह 105 रुपए किए। ठीक। अब कारण मई में सबसे ज्यादा बचत होती है, मई में उसे सबसे ज्यादा बचत होती है, मई में तो 90 किया, और जबकि जून में 105 किया, तो ये बात तो गलत है, ये हो ही नहीं सकता। फिर कह रहा है कि दूसरा कि जनवरी और फरवरी में बचत का योग, जनवरी और फरवरी इन दोनों महीने में जो योग बचत किया उसका योग कितना? 140 है। वह कह रहा है कि मार्च और मई, मार्च में उसने कितना किया? मार्च में 70 किया, और मई में कितना किया? 90। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाए? 160 बराबर। ये भी बात गलत है, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 140 हो रहा है, यहाँ पे 160 हो रहा है। तीसरा का फरवरी में सबसे कम बचत की, फरवरी में 60 रुपए की बचत की, ये बात हो सकती है। और कह रहा है जून माह के अंत तक कुल 375। बेटा जून माह के अंत में तो 480 रुपया बचत किया था, वो तो मई में ही 375 कर लिया। ये भी बात क्या है? गलत है। ऑप्शन एक ही हमारा सही है, सी। इन फरवरी देयर वाज लिस्ट सेविंग, मतलब वो फरवरी के मास में सबसे कम सेविंग किया था। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? तो आज के लिए इतना। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।